नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया था। बेसिकली इसमें है क्या कि जो वर्तमान स्थिति है हमारे कॉन्टिनेंट्स की, जैसे कि आप देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूरेशिया एक प्लेट है, फिर अफ्रीका प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है। ये सारी प्लेटें जो हैं अलग अलग हैं। अभी की स्थिति में ये कभी न कभी एक पास थी, एक कंबाइंड लैंड मास का हिस्सा थी, और ये पूरा सागर एक कंबाइंड सागर का हिस्सा था। और वो ही ये डिवाइड हुआ, कैसे कैसे डिवाइड हुआ, ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में प्लेट विवर्तन की पढ़ लिया था। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से पहले ये सिद्धांत आया था और इसी को बेस बना करके आगे विवर्तन के सिद्धांत का विकास हुआ था। तो हम देखेंगे आज डिटेल में। नाउ इसका एक सामान्य परिचय। अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर के बारे में जान लेते हैं। ये एक मेट्रोलॉजिस्ट यानी कि मौसम वैज्ञानिक और जियोफिजिसिस्ट, भूभौतिकवादी थे। ठीक है, इन्होंने यह सिद्धांत 1912 में दिया था। इनकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जो कि 1915 में पब्लिश हुई थी। इसी बुक में इस सिद्धांत को ओरिजिनली लिखा गया था। ठीक है, अब देखते हैं इनकी थ्योरी थी क्या। इस थ्योरी के अनुसार जो पूरा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट जो हमने देखा अलग अलग प्लेट्स हैं, वो एक कंबाइंड लैंड मास पेंजिया थी, पेंजिया, और उसके चारों तरफ ये जो वाटर बॉडी है ये थी पैंथालसा। पैंथालसा ये आगे चलकर कार्बोनिफेरस काल में, ये सब लगभग 300 करोड़ साल पहले की थी, 30 करोड़ साल पहले, यानी कि 300 मिलियन ईयर एगो ये सारी स्थिति थी कि मतलब कंबाइंड स्थिति में थे पेंजिया और पैंथालसा। उसके बाद से कार्बोनिफेरस पीरियड में ये फर्स्ट डिवीजन हुआ, यानी कि फर्स्ट डिवीजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ। तो ये जो पेंजिया है ये टूट करके लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बदल गया है। ये ऊपर वाला लॉरेशिया था, इसको अंगारन लैंड भी बोलते हैं, लॉरेशिया, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में एक जो वाटर बॉडी बनी, ये भी एक वाटर प्लेट जैसा था, ये थी आपकी टेथिस सी। यही टेथिस सी आगे चल करके अलग अलग पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय, आल्प्स। ठीक है, और इसके चारों तरफ ये पैंथालसा वाटर बॉडी थी। नाउ फिर जुरासिक काल में सेकंड डिवीजन होता है इस लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का, और लॉरेशिया से आपके उत्तरी भाग, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया, और अधिकांश भाग, एशिया के अधिकांश भाग उस समय बने। कुछ चीजें जो जैसे कि इंडिया है वो गोंडवाना लैंड से फिर टूट करके आगे यहाँ पे आई, जो वर्तमान स्थिति प्लेस्टोसीन युग में बनी। उस समय ऐसा नहीं था, लॉरेशिया में सिर्फ एशिया के कुछ हिस्से ही थे, कुछ हिस्से गोंडवाना लैंड में थे, जैसे कि इंडिया। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन हुआ? मेन आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप कह सकते हैं, और आर्कटिका, अंटार्कटिका। बाद में इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट खिसक करके ऊपर चली जाती है, तो इंडिया आपका एशियन में
आके मिल जाता है। तो वो ये वर्तमान स्थिति कब बनी? प्लेस्टोसीन युग में बनी। तो फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन के बाद आज की वर्तमान स्थिति बनी, जो हमने मैप में देखा कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ से यहाँ भारत था, भारत यहाँ से टूट करके यहाँ पर लगा। ओके, अब हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए थे। वेगनर ने अलग अलग प्रमाण दिए, जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट यानी कि जो बाउंड्रीज हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो देखने पे ऐसा लगता है, अब देखेंगे कि देखने पे ऐसा लगता है कि ये कभी न कभी एक साथ थे। ये जैसे कि ये साउथ अमेरिका की बाउंड्री है, ये लगता है कि इस अफ्रीका के इस पार्ट से जुड़ी हुई थी। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका यूरोप से लगा हुआ लगता है, इंडिया लगा हुआ यहाँ से लगता है। ठीक है, तो ये जो मैच कर रहा है इसी को बोलते हैं जिग्सॉ फिट, और ये एक प्रमाण के रूप में वेगनर ने दिया था। हालांकि वेगनर से पहले एक बेकम करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस मानचित्र को देख करके ये बात कही थी, उसी को आधार बना करके वेगनर ने ये पहला प्रमाण दिया था। दूसरा प्रमाण मेसोसोरस और ग्लासोप्टेरिस जैसे पौधे और जीव का जीवाश्म प्रमाण दिया। बेसिकली मेसोसोरस क्या है? एक सरीसृप है, रेप्टाइल। मेसोसोरस एक क्या है? रेप्टाइल है, और ये मीठे पानी का है। तो मीठे पानी का रेप्टाइल होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये किसी एक कॉन्टिनेंट जैसे कि दक्षिण अमेरिका से पार करके, अब देखेंगे ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे भी इसके फॉसिल्स पाए गए हैं और अफ्रीका में भी इसके फॉसिल्स पाए गए हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक सरीसृप एक पूरा समुद्र जो कि खारे पानी का होता है पार करके यहाँ चला जाए, क्योंकि वो जीव मीठे पानी का था और दूसरा तो सरीसृप था। ठीक है ना, तो ये क्या प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण इन्होंने दिया ग्लासोप्टेरिस का। ग्लासोप्टेरिस क्या था? बेसिकली एक सर्व है, वुडी सर्व, थिक वुडी सर्व। इसमें मतलब कि मोटी लकड़ियां पाई जाती हैं। इसके सीड्स जो होते हैं बहुत ही लार्ज और हैवी सीड्स होते हैं। इसके सीड्स जो होते हैं वो लार्ज एंड हैवी होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई जंतु इसको लेकर के पूरा समुद्र पार कर जाए, या किसी और तरीके से इसके सीड्स दूसरे कॉन्टिनेंट्स में चले जाए पूरा समुद्र पार करके, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए ये एक प्रमाण बन जाता है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड की है, जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, यहाँ पे पाए गए, इन सारे जगहों पे पाए गए हैं। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि कभी न कभी ये सारे लैंड मास जुड़े हुए थे। तभी ये पॉसिबिलिटी है कि इस जो सर्व है, इसके सीड्स, इसके पौधे वहां पे सभी जगहों पे पाए जाए। ठीक है, ऐसे ही सेल है। सेल चट्टानों का उन्होंने एविडेंस दिया, क्योंकि एक समान आयु के और सेम फॉर्मेशन मेथड से बने हुए सेल का प्रमाण मिलता है आपके नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यूरोप में, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट के जो पर्वत हैं अमेरिका के, प्लेसियन वगैरह, उनसे मिलते जुलते चट्टान यूरोप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर चौथा प्रमाण उन्होंने दिया हिमानी प्रमाण, यानी कि ग्लेसिकल एविडेंस। ग्लेसिकल एविडेंस क्या थे कि एक कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि अभी गर्म एरिया में है, यानी कि इक्वेटर के पास है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जैसे कि इंडिया। ठीक है, जैसे कि भारत हो गया, और ऐसे ही कुछ और महाद्वीप, जैसे अफ्रीका के महाद्वीप हो गए, यहाँ पर हिमानी के प्रमाण मिलने ये सिद्ध करते हैं कभी न कभी ये सारे इक्वेटर के साउथ में थे, अंटार्कटिका वगैरह के पास में थे, तभी ये हो सकता है कि यहाँ पर हिमानी निक्षेप बने होंगे और फिर ही बाद में यहाँ आ गए। तो उसके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ कभी न कभी हिमानी निक्षेप थे, क्योंकि इन जगहों पे हिमानी निक्षेप बनने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक, चौथा फिर लास्ट प्रमाण इन्होंने दिया जलवायु प्रमाण। जलवायु प्रमाण में क्या दिया कि वही सेम बात कि कुछ गर्म क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे महाद्वीप हैं जो गर्म क्षेत्रों में हैं, और कुछ ऐसे महाद्वीप हैं जो ठंडे क्षेत्रों में हैं। तो ठंडे क्षेत्रों में
जैसे कि आपका साइबेरिया हो गया। ठंडे क्षेत्रों में कोयले के भंडार मिलने, कोयले के भंडार सिर्फ वहीं मिलते हैं जहाँ पे थिक वुडी लकड़ियों पेड़ों का ज्यादा घनत्व हो। तो ये सिर्फ इक्वेटर के आसपास के एरियाज में होता है, लेकिन ये इन सब एरियाज में जहाँ पे ठंडे जलवायु है, जैसे साइबेरिया हो गया, वहां भी मिल रहे हैं कोल के प्रमाण। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी न कभी इक्वेटर के पास थे, इनका विस्थापन हुआ है। तो ये सारे प्रमाण दे करके वेगनर बताते हैं कि कैसे कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, महाद्वीप का विस्थापन हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इनका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से जुड़ के ही इनकी आलोचना की गई, क्योंकि इन्होंने पहली बात जो कही, फर्स्ट थिंग इन्होंने कहा कि जो क्रस्ट है, मतलब सियाल और सीमा, दो भाग इन्होंने बताया। सियाल बताया कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो सियाल है, उसको सियाल बोला उन्होंने, यानी कि सिलिका एल्यूमिनियम से बना है। और महासागरीय क्रस्ट को इन्होंने बोला स्टीमा। तो ये बताया कि महाद्वीपीय क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट के ऊपर संचलन कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर करके ऐसे स्थिति में बना। तो पहला इनका आलोचना होती है, यही होती है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस महासागरीय क्रस्ट जो कि इतना कठोर है उसके ऊपर महाद्वीपीय क्रस्ट गति कर सके, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये बाद में जाके इसका खंडन भी हुआ, जैसा कि हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, वो जो विवर्तन के सिद्धांत में, कि पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल का अपर पार्ट मिला के जो स्थल मंडल होता है, उनसे जो प्लेट्स का निर्माण होता है, वो प्लेट्स मेंटल का जो एस्थनोस्फेयर वाला एरिया है, मेंटल का जो एस्थनोस्फेयर वाला एरिया है उसके ऊपर गति करता है। क्योंकि मेंटल के एस्थनोस्फेयर वाले एरिया में हम एक आंतरिक संरचना बना लेते हैं। ये हो गया क्रस्ट, और इसके जस्ट ऊपर हो गया आपका ये अपर मेंटल का अपर पार्ट, ये दोनों मिला के बन गया स्थल मंडल। इनसे प्लेट्स का निर्माण हुआ, और फिर यहाँ पे ऊपर एक एस्थनोस्फेयर है जो कि सेमी मोल्टेन स्टेज में है, सेमी मोल्टेन, सॉरी, इसके ऊपर ये प्लेट्स निर्माण कर रही हैं। ऐसा प्लेट विवर्तन की निकटा है। तो पहले का खंडन ऐसे हो गया। तो वेगनर ने क्या कहा, सियाल सीमा के ऊपर गति करता है, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट के ऊपर गति करती है। तो इसका खंडन हुआ। दूसरा, इन्होंने जो कारक बल बताया वो काफी वीक बताया। एक बताया पोलर फिलिंग फोर्स। पोलर फिलिंग फोर्स बेसिकली क्या था कि एक जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, उसकी वजह से जो अलग अलग महाद्वीप हैं उनमें गति आई। क्योंकि ये बहुत ही वीक फोर्स है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि इसके वजह से इतने बड़े बड़े महाद्वीप के खंड गति करें। और ऐसे ही इन्होंने दूसरा फोर्स बताया, टाइडल फोर्स, जो कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। हालांकि इसका यूज किया गया आपके विवर्तन की सिद्धांत में इसका, लेकिन ये काफी वीक फोर्स है, तो ये अकेले सफिशियंट नहीं है किसी महाद्वीप को विस्थापित करने के लिए। ठीक, तो इस वजह से इनकी आलोचना की जाती है। आलोचना तो की जाती है, वो ठीक है, पर इसका महत्व भी है। महत्व क्या है कि इनका जो थ्योरी थी और जो प्रमाण थे, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट थे, सिर्फ इनके मैकेनिज्म में प्रॉब्लम था। तो इसी को बेस बना करके आगे के जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दी गई, इसी को बेस बना के उसको डेवलप किया गया। यानी कि ये एक आधार सिद्धांत के रूप में काम करती है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को लेकर के। और सी फोर स्प्रेडिंग जो सिद्धांत दिया गया हैरी हेस के द्वारा 1960 में, हमने देखा था, वो भी इसको बेस बना करके ही दिया गया था। फिर उन दोनों को बेस बना करके प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दी गई। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।